Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. This session is for class 12th and we have completed the principles of inheritance and variation. So I am just giving you two sessions for the revision of this lesson. ठीक है, तो in these two session I will revise the whole topic. ठीक है, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एक बार मैं आपको उसका रिव्यू दे दूंगा सो दैट यू कैन कनेक्ट, आपको पूरी तरह से कनेक्शन में आ जाएगा हर एक टॉपिक। तो मैं जल्दी जल्दी आपको जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पे मुझे लगेगा कि फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है, उसको मैं फोकसली इंटेंसली उसको ज़्यादा से बता दूंगा। अदरवाइज़ जो सिंपल टॉपिक हैं उनको मैं बस बहुत जल्दी जल्दी आपको रिवाइज़ करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग ने लेसन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको पता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, इसलिए हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड बिफोर हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, बिकॉज हेरिडिटी टेक प्लेस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। whenever there is a sexual reproduction is performed between two parents, they transfer their variation, they transfer their traits to their offspring। वो अपने ट्रेड्स को, अपने वेरिएशन को किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वट एवर हेरिडिटी इज़ टेकिंग प्लेस दैट इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हेरिडिटी so many scientists discussed on the reproduction कि how the reproduction take place, what are the different parts of the body that involved in the reproduction। तो on the basis of these things the so many scientists given their different opinion, given their own opinion and some accepted and some are not accepted। कुछ एक्सेप्ट किए गए, कुछ नहीं एक्सेप्ट किए गए। तो ये सारी हिस्ट्री मैंने बताई थी। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। ठीक है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, जिसको हम क्या बुलाते हैं, जेनेटिक्स बुलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू बेटेसन गेव द टर्म, इसको टर्म दिया था। आफ्टर दैट वी नो दैट हेरिडिटी वेरिएशन विद इन अ प्रोजेनी, दो टाइप के वेरिएशन होते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होगा तो ठीक है, आप क्योंकि आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वट एवर हेरिडिटी और इनहेरिटेंस टेक प्लेस देर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन। एक तो वेरिएशन होता है हेरिडिटी वेरिएशन। हेरिडिटी वेरिएशन मीन्स वट एवर वेरिएशन इज देयर इन द ऑफस्प्रिंग, इन द पेरेंट, दैट ट्रांसफर इन द ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वेरिएशन होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो दो तरह के वेरिएशन होते हैं। ठीक है, और ये वेरिएशन कैसे ट्रांसफर होते हैं, थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे देयर आर सो मेनी ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियन हैं। ठीक है, बट बाद में एक्सेप्ट किया गया कि देर आर जर्म सेल्स, गैमीट्स आर देयर, दोज फ्यूज एंड दे फॉर्म प्रोजेनी, वो प्रोजेनी फॉर्म करते हैं। मतलब फ्रॉम द टू पेरेंट्स, द गैमीट ऑफ द पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इट मीन्स दैट वट एवर बेसिक ऑफ द हेरिडिटी इज देयर दैट इज प्रेजेंट इन द गैमीट, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, गैमीट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, विच इज़ not in your NCERT, these things are not given in your NCERT, but to enhance your knowledge I have provided these information to you. Clear? So come to the next part, sexuality in plants, sexuality in animals, how the sexual reproduction perform in the plants and animals. After that, what is the idea of heredity? हेरिडिटी का जो आइडिया है, मतलब हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने स्टार्ट की, फिर एरिस्टोटल ने अपना पॉइंट्स बताया। ठीक है, उसके बाद स्वामदरैन ने अपने अलग पॉइंट रखे। उन्होंने बताया था कि एक पार्ट होता है जिसका नाम है होमो अंकुलस। ठीक है, एंड दैट इज़ प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट, जो पेरेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और वही क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दी विस्मान ने जर्मोप्लाज्म थ्योरी दी थी। इन दिस थ्योरी ही टोल्ड दैट ही परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट द टेल ऑफ द माइस। उन्होंने माइस की टेल को कट करके कई सारी जनरेशन तक, तब उन्होंने देखा कि टेललेस माइस नहीं आ रही है। तो उन्होंने बताया कि जो वट एवर पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो जर्मोप्लाज्म होते हैं, वो सोमैटिक सेल्स नहीं होती।
ठीक है। जो टेल है दैट इज अ सोमेटिक सेल्स। हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। वन इज रिप्रोडक्टिव सेल, अनदर वन इज द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड अनदर वन इज द सोमेटिक सेल्स। क्लियर? तो ही प्रूव दैट द रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज आल्सो नोन एज जर्मोप्लाज्म, दे पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन बट द सोमेटिक सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, जो टेललेस माइस है, ठीक है, जो टेललेस माइस है, तो धीरे धीरे जो उन्होंने टेल को कट किया था तो धीरे धीरे टेललेस माइस डेवलप होने लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद मेंडल आए। मेंडल के पहले भी दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन बाद में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कोशिश की, ही ट्राइड वेल टू जस्ट गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि हाउ द इनहेरिटेंस टेक प्लेस। At his time there was no invention in the field of microscope. माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, एंड डिस्पाइट दिस he had performed a lot of experiment on the garden pea, and he has given a lot of conclusion, lot of principles on the basis of his cross. तो उन्होंने जो भी क्रॉस कराया उसके बेसिस पे बहुत सारे क्रॉस को क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, अपनी थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया, ठीक है, और उनकी थ्योरीज़ को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। तो सोच सकते हो कि एट दैट टाइम, उस टाइम जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने कॉग्नाइजेंस से, ठीक है, और अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके बेसिस पे उन्होंने कई सारे पॉइंट्स रखे जो एक्सेप्ट है, मतलब जिनको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रेजेंट डे में एक्सेप्ट करते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि मेंडल्स ने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन किया जेनेटिक्स के फील्ड में। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंडल के पहले देखो यहाँ पे मैंने बताया भी था कि नाइट एंड गॉस दे आल्सो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी। इन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कोई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह नहीं दे पाए। दैट्स वाई इनका जो वर्क है वो प्रोमिनेंट नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स। आई टोल्ड यू अबाउट हिज लाइफ, इसकी इनकी लाइफ के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट वाज ही, हाउ ही हैज़ स्टार्टेड हिज प्रोफेशन, ठीक है, हाउ ही केम फॉर द टीचिंग, कैसे वो टीचिंग की फील्ड में आए। देन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मतलब वाइल प्रैक्टिसिंग द टीचिंग, परफॉर्मिंग द टीचिंग, ही हैज़ आल्सो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म किया ऑन द गार्डन पी। गार्डन पी को ही सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसको गार्डन पी इसलिए बुलाते हैं बिकॉज दे वर कल्टिवेटेड इन द गार्डन ऑफ मोनास्ट्रे वेयर ही वॉज वर्किंग। जहाँ पे वो वर्क कर रहे थे उसी के वहीं पे मोनास्ट्रे के जो गार्डन था उसमें ये पी प्लांट डेवलप थे, इसीलिए इनको हम बुलाते हैं गार्डन पी। एंड व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी? पाइजम सटाइवा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रिव्यू दे रहा हूँ इसलिए मैं बस आपको केवल पॉइंट्स बताते चला जा रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी कि हाँ सर ये टॉपिक आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, देन आई विल कन्फर्म, आई विल ब्रिंग वन सेशन फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉपिक ओनली। उस टॉपिक को लेके ही मैं मतलब डाउट सेशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं वाई ही हैज़ टेकन द गार्डन पी। गार्डन पी उन्होंने क्यों लिया? गार्डन पी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n = 14, मतलब 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है 7 ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे इन आवर बॉडी, इन आवर सेल वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम, तो हमारे बॉडी में 23 के ग्रुप क्रोमोसोम है, मतलब 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स है। सेम एज गार्डन पी में भी 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 7 के 2, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 7 के 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, 7 क्रोमोसोम्स आर देयर इन ईच ग्रुप, ठीक है। तो दैट्स वाई देयर इज ए 14 क्रोमोसोम एंड देयर आर सो मेनी रीजन वाई ही हैज सेलेक्टेड अ गार्डन पी, ठीक है। एक रीज़न लिखे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीज़न को समझने में। उसके बाद व्हेन ही सेलेक्टेड अ गार्डन पी, व्हाट वाज द क्रॉसिंग टेक्निक? क्रॉसिंग टेक्निक क्या थी? इन द सेकेंड चैप्टर वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, देयर यू केम टू नो कि हाउ वी कैन परफॉर्म द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो देयर यू केम टू नो देयर आर सो मेनी स्टेप्स इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द क्रॉस, ठीक है, बिटवीन द 2 प्लांट, and it should be controlled, ठीक है, it is not natural. If it is controlled, then there are so many steps you can perform, like as emasculation, you know that, bagging, pollination, rebagging and tagging.
and if any plant is unisexual, you will not perform the first step, emasculation. ठीक है, because garden pea, the flower of the garden pea are bisexual, they are having male and female both, and that's why we are performing, Mendel has performed emasculation. तो these were the steps of his crossing technique. ये उनके steps थे. Now you can understand better कि how he has performed the cross. उन्होंने क्रॉस को कैसे परफॉर्म किया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. देयर वर सो मेनी वेराइटीज़ इन द गार्डन पी. ठीक है, गार्डन पी में बहुत सारी वेराइटीज़ थी. 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी. आप काउंट कर सकते हो. जैसे कैसे काउंट करोगे, वैसे तो सीरियल नंबर में 7 लिखा है, लेकिन वाई आई एम सेइंग देयर आर 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व द कैरेक्टर, जैसे स्टेम हाइट, तो देयर आर 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द stem height. One is dwarf and another one is the tall. तो one character is representing 2 contrasting trait. एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं. दैट्स वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14. सो हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज देयर वर इन द गार्डन पी? देयर वर 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़, एंड these वेराइटीज़ वर सेलेक्टेड बाय द मेंडल. ठीक है, तो मेंडल ने इन पी की वेराइटीज़ को लेके क्रॉस परफॉर्म किया. ठीक है, और क्रॉस परफॉर्म करते करते जैसे उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया, फिर कंक्लूजन दिया, बहुत सारे रिजल्ट बताए, और उन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस ऐसे ही होती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो मेंडल का सबसे पहला जो क्रॉस था, दैट वाज द मोनो. देखो नाम से ही, बायोलॉजी में अगर आप नाम पे फोकस करोगे तो द बायोलॉजी विल बिकम मोर ईजियर फॉर यू. बहुत इजी हो जाएगा, आपको रटना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा. जैसे नाम से क्या पता लग रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो इन दिस क्रॉस देर इज़ ए क्रॉस बिटवीन, मतलब देर इज़ ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 कंट्रास्टिंग ट्रेट. केवल एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को ले रहे हैं, जैसे टॉल एंड डॉफ. अब बताओ, टॉल एंड डॉफ स्टेम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और टॉल एंड डॉफ केवल एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. इन द स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी दैट व्हेन ही परफॉर्म द टॉल प्लांट विद डॉफ प्लांट, and in the previous just slide I explain you how he had performed the cross. उन्होंने क्रॉस को कैसे परफॉर्म किया था, ये मैंने अभी बताया. So when he performed the tall plant with the dwarf plant, then in the F1 generation, now what is F1 generation? Clear? F1 means first generation, and I told you the meaning of F1 also. First filial, और filial का मतलब क्या होता है, सन डॉटर. सो इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स वर टॉल. जितने भी प्लांट्स थे सब टॉल थे. तो जब उन्होंने दोनों को क्रॉस करवाया, ठीक है, टॉल एंड डॉफ, ही हैज सेलेक्टेड टॉल एंड डॉफ बोथ, दोनों को क्रॉस करवाया. ठीक है, बट ही गॉट ओनली टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन. Then he told that out of the 2 trait, only 1 trait express itself, that is known as dominant, and other do not, that is known as recessive. But अभी मैंने जब सेशन, मतलब ये टॉपिक एकदम फ्रेश पढ़ाया था, ठीक है, जब देन आई टोल्ड यू दैट मेंडल का क्या खो गया था, मेंडल का डॉफ खो गया था. तो डॉफ को ढूंढने के लिए याद रखना हमेशा, F2 जनरेशन के लिए ऑलवेज वी परफॉर्म सेल्फ क्रॉस. कभी क्रॉस नहीं परफॉर्म करते, मतलब 2 डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस नहीं करते. इन द सेम वेराइटी वी परफॉर्म द क्रॉस. ठीक है, सेम वेराइटी में क्रॉस करवाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो फॉर द F2 जनरेशन वी व्हेन ही परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस बिटवीन द टॉल प्लांट. अब आप देख सकते हो कि इन द F1 जनरेशन वॉट एवर टॉल प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, दे वर हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस मीन्स दे हैड द capital T allele, capital T मतलब tall allele, the allele of the dominant trait, and the allele of the recessive trait. Both allele were present. If 2 different type of allele present in the individual, in the plant, in the zygote, that is known as heterozygous condition. तो ऐसी condition को हम क्या बुलाते हैं, heterozygous condition. So in the heterozygous plant he performed the selfing. तो उन्होंने self cross perform किया. अब आप now you can observe here that the capital T and small t means both alleles segregated to each other. एक दूसरे को segregate कर दिया. And when there is a fusion between the capital T, the gamete which has the capital T, and another gamete which has the capital T, they come together. Then there is a plant that is tall. आपको पता है wherever there will be a capital T, क्योंकि हम हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए. क्योंकि देखो रियल में तो हम क्रॉस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो रियल में अगर क्रॉस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो हाउ कैन वी लर्न हाउ द क्रॉस इज परफॉर्म. दैट्स वाई वी यूज सिम्बल्स.
इसीलिए हम सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। तो सिंबल्स की हेल्प से टू परफॉर्म द क्रॉस, ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल मैनर बिकम ईजियर, ठीक है, तो वो ईजी हो जाता है जिसके थ्रू हम आराम से समझ सकते हैं। तो कैपिटल टी का मतलब है कि डोमिनेंट एलील और स्मॉल टी का मतलब है रिसेसिव एलील। वेन एवर देर विल बी अ डोमिनेंट एलील, अगर कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द मेंडल, देन इट विल एक्सप्रेस इट सेल्फ, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डोमिनेंट, इसीलिए इसको हम क्या बुला रहे हैं, डोमिनेंट बुला रहे हैं। और वेन एवर द स्मॉल कैप मतलब स्मॉल लेटर मतलब जो रिसेसिव एलील है, वेन एवर इट विल बी प्रेजेंट विद द डोमिनेंट एलील, अगर वो डोमिनेंट एलील के साथ प्रेजेंट है तो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। when it will able to express itself when it will be in the homozygous condition, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इन F2 जनरेशन इन द when the selfing took place, then you can see in the F2 generation the tall and dwarf both appear. In the F1 generation only tall appear, in the F2 generation tall and dwarf both appear. Then Mendel concluded that the tall मतलब जो कैपिटल T and small t both allele did not blend to each other, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो गए। अगर मिक्स हो गए होते तो कभी भी डॉफ अपीयर होता, कभी डॉफ अपीयर ना होता, ठीक है। क्यों डॉफ अपीयर ना होता, क्योंकि तुम्हें पता है डॉफ को शो करने के लिए दोनों ही सेम एलील चाहिए होते हैं। तो सोचो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से ब्लेंड हो गए होते, मिक्स हो गए होते, तो क्या कभी स्मॉल टी सेपरेट होता, नहीं होता। और अगर स्मॉल टी सेपरेट नहीं होता तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो व्हेन ही ऑब्जर्व दैट the dwarf also appear in the F2 generation, then he concluded that there is no blending, segregation at the time of gamete formation। आप देख सकते हो जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल टी सेपरेट हो गया, स्मॉल टी सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कितने टाइप के गैमीट बन गए, दो टाइप के गैमीट बन गए, क्लियर है। कोई भी मोनो हाइब्रिड प्लांट होगा तो हमेशा याद रखना दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमीट, हमेशा वो दो टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। यहाँ से जो भी टर्म्स थे वो आपको यहाँ पे मैंने स्लाइड में बता रखा है, इसको एक बार देख लेना, ईजी है समझना। जीन क्या है, एलील क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव, ये सारी चीज़ें। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मतलब उसके जीन्स को बेस एलील्स के बेसिस पे अगर हम बता रहे हैं, जैसे लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिनोटाइपिकली, फिनोटाइपिकली मतलब मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली अगर हम अपीयरेंस पे जाएंगे तो इट विल बी टॉल, ये है क्या, टॉल है अगर हम अपीयरेंस पे जाएंगे तो। लेकिन जीनोटाइप ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। फिनोटाइपिकली तो ये टॉल है, ठीक है, लेकिन जीनोटाइपिकली ये क्या है, हाइब्रिड है, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जीनोटाइप और होते हैं। जैसे अगर फिनोटाइपिकली देखें तो कोई मेल दिखता है तो उसका जीनोटाइप क्या होता है, XY, समझ में आई बात। अगर फिनोटाइपिकली कोई फीमेल होता है तो उसका जीनोटाइप क्या होता है, XX, ठीक है। तो ये होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। उसके बाद ये सारे मैंने चीज़ें आपको पिक्चर के थ्रू भी बता दिया था कि किस तरह से क्रॉस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिया, अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स थे, मतलब कितने स्टेप्स में इन्होंने अपने क्रॉस को परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। 4 स्टेप्स थे, पहला सिलेक्शन, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा सेल्फिंग और चौथा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, दोनों ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया था, टॉल एंड डॉफ। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि इफ़ एनी प्लांट हैज़ ओनली सेम टाइप ऑफ एलील तो दैट टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रू ब्रीडिंग। ऐसे प्लांट को हम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर प्लांट बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी और ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पुनेट स्क्वायर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट, ठीक है। इन्होंने एक चेकबोर्ड डेवलप किया था। ये चेकबोर्ड में स्क्वायर्स होते हैं और इन स्क्वायर्स में हम गैमीट को अरेंज करके हम उनको फर्टिलाइज करवा के हम रेशियो को देख सकते हैं, मतलब क्रॉस को यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आती, तो ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए क्रॉस को क्या करना, ऑब्जर्व करना, क्रॉस को परफॉर्म कराना, ठीक है। तो ये किसने डेवलप किया था, रेजिनाल्ड सी पुनेट। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी क्रॉस, whenever you get any question on the basis of the cross, ठीक है, तो you should use the पुनेट स्क्वायर, आपको पुनेट स्क्वायर ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उससे बेनिफिट्स होंगे, उससे आपके जो आंसर्स होंगे, जो कॉम्बिनेशन होंगे वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ये मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, ठीक है। आपको 10th में आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर,
उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, सेम एज मेंडल ने क्या किया कि 1/2 कैपिटल टी और 1/2 कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो गैमीट होते हैं, ठीक है, वो हाफ हाफ पोर्शन आते हैं, जैसे 23 क्रोमोसोम्स मेल के और 23 क्रोमोसोम फीमेल के मिलके जाइगोट बनाते हैं ह्यूमन में, वैसे ही यहाँ पे भी है कि हाफ हाफ पेरेंट के जो क्रोमोसोमल जो कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो फैक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 50-50% होता है, तो इसीलिए इन्होंने हाफ लिया था, ठीक है। हाफ को लेके फिर वही पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और बताया, देखो वही सेम चीज़ बताई जैसे वहाँ पे अभी हमने क्रॉस में देखा था ना, रेशियो क्या आया था, 1:2:1, इसका मतलब है 1 प्योर टॉल है, 2 क्या है, हाइब्रिड टॉल है, 1 क्या है, डॉफ है। और याद रखना कभी भी कोई रिसेसिव कैरेक्टर हाइब्रिड नहीं होगा, हमेशा वो क्या होगा, प्योर होगा, बिकॉज इफ द रिसेसिव विल बी इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन दैट विल नॉट बी एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप याद रखोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम इन चैप्टर में नहीं आएगी, ठीक है। तो देख सकते हो 1/4 का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो तो 25%, ठीक है। उसके बाद जो 2 है मतलब 1/2 ये 50% हो गया। तो कभी कभी परसेंटेज में आप बता सकते हो, कभी कभी फ्रैक्शन में भी बता सकते हो। जैसे 4 प्लांट प्रोड्यूस हुए तो आउट ऑफ द 4 प्लांट 1 इज प्योर टॉल, ठीक है, 2 आर हाइब्रिड टॉल एंड 1 इज व्हाट, प्योर डॉफ, ठीक है, और डॉफ हमेशा प्योर ही होगा, क्लियर है। तो इन्होंने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट किया था। आफ्टर दैट टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इफ़ एनी गिवन प्लांट, ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई प्लांट दे दिया गया और आपको पता करना है दिस प्लांट इज प्योर और हाइब्रिड, क्योंकि यू कैन नॉट गेट टू नो फिनोटाइपिकली ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यू कैन नॉट गेट टू नो दैट द गिवन प्लांट इज प्योर और हाइब्रिड, जो गिवन प्लांट है वो प्योर है कि हाइब्रिड है, ये आप नहीं पता लगा सकते। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम क्या परफॉर्म कराते हैं, टेस्ट क्रॉस, नाम से ही पता लग रहा है टेस्ट क्रॉस, किस चीज़ का टेस्ट करने के लिए, उसकी जीनोटाइप चेक करने के लिए, गिवन प्लांट इज प्योर है कि हाइब्रिड है। जैसे जैसे जब व्हेन द मेंडल परफॉर्म द क्रॉस, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे क्रॉस परफॉर्म किया, ठीक है, फॉर द F2 जनरेशन, ये तो हम जान जा रहे हैं ये कैपिटल टी है मतलब प्योर टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ये हाइब्रिड टॉल है। जीनोटाइप देख के तो हम पहचान जा रहे हैं। क्या तुम मतलब यू कैन बिलीव कि कोई प्लांट है तो उसका जीनोटाइप हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे मेंडल ने अगर क्रॉस परफॉर्म कराया तो हाउ ही केम टू नो दैट गिवन प्लांट इज प्योर और गिवन प्लांट इज हाइब्रिड, कोई भी प्लांट है वो प्योर है कि हाइब्रिड है, कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। इन टेस्ट क्रॉस कोई भी प्लांट है तो दैट प्लांट इज क्रॉस्ड विद इट्स रिसेसिव पेरेंट। जैसे अगर मान लो तुमने ले लिया हाइब्रिड टॉल, तो हाइब्रिड टॉल का रिसेसिव पेरेंट कौन है, स्मॉल टी डॉफ, ठीक है। तो हाइब्रिड टॉल का रिसेसिव पेरेंट क्या हो गया, डॉफ हो गया। यू परफॉर्म द क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट एंड 1 प्लांट इज, जिसकी जीनोटाइप पता लगाना है, अननोन, जिसका जीनोटाइप नहीं पता, दैट इज क्रॉस विद इट्स रिसेसिव पेरेंट। उसको किससे परफॉर्म कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे आपकी बुक में वायलेट और वाइट का एग्जाम्पल लेके बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैंने टॉल एंड डॉफ का एग्जाम्पल लेके बताया है, क्योंकि आप टॉल एंड डॉफ पढ़ते आ रहे हो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, मान लो आपको पता करना है कि कोई भी प्लांट टॉल है, हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है, तो जैसे मैथ्स में करते हैं लेटस मान लिया, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में तो क्रॉस परफॉर्म नहीं करने जा रहे हैं, एक्चुअल में भी अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप परफॉर्म करके जान सकते हो, ठीक है। तो जो उस एक्चुअल क्रॉस को हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर एग्जाम में पूछे कि हाउ यू कैन गेट टू नो अबाउट द जीनोटाइप ऑफ द गिवन प्लांट, तो आप क्या बोलोगे, आप कॉपी में लिख दोगे सर गिव मी सम टाइम एंड आई विल परफॉर्म द क्रॉस देन आई विल मतलब आई विल लेट यू नो, तब मैं आपको बताऊंगा, ऐसा तो नहीं लिखोगे ना। पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए लेटस मान लिया कि द गिवन प्लांट इज प्योर टॉल, कैपिटल टी, इट इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया। अगर जितने भी प्लांट्स आएंगे दे ऑल आर टॉल, ठीक है, जितने भी प्लांट हैं सब टॉल हैं, तो इसका मतलब है द गिवन प्लांट वाज प्योर, इसका मतलब है जो गिवन प्लांट है वो प्योर था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, मे बी द गिवन प्लांट इज हाइब्रिड, लेटस द गिवन प्लांट इज हाइब्रिड, कैपिटल T स्मॉल t, when you will perform the cross between the hybrid tall with its recessive parent that is dwarf small t, then you will have the 50% ratio, 50% tall and 50% dwarf,
If this ratio, if you get this ratio, then it is confirmed that the given plant was hybrid. इसका मतलब है कि जो गिवन प्लांट है वो क्या है, हाइब्रिड था. क्लियर हो गया. तो आपकी बुक में वायलेट और वाइट का एग्जांपल लेके बताया है. तो कोई भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि द गिवन प्लांट इज दिस, हाउ यू कैन गेट टू नो अबाउट द जीनोटाइप, कैसे पता लगाओगे कि प्योर है कि हाइब्रिड है. ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस. एक होता है बैक क्रॉस. इन द बैक क्रॉस, जैसे टेस्ट क्रॉस में वी आर जस्ट परफॉर्मिंग द क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट. इन द बैक क्रॉस either we perform with the recessive parent or with the dominant parent, दोनों से क्रॉस करा सकते हैं. ठीक है, चाहे रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे और या तो डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे. क्लियर है. तो बैक क्रॉस में दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, उस रिसेसिव पेरेंट से भी क्रॉस करा सकते हैं और डोमिनेंट पेरेंट से भी करते हैं. तो कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट ऑल द टेस्ट क्रॉस आर नॉट बैक क्रॉस. ठीक है, और मतलब जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं दे ऑल आर बैक क्रॉस, वो तो बैक क्रॉस हैं, लेकिन जितने भी बैक क्रॉस हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि अगर बैक क्रॉस में यू विल क्रॉस द प्लांट विद इट्स डोमिनेंट पेरेंट, तब वो टेस्ट क्रॉस कहाँ रह गया. ठीक है, तब तो वो बैक क्रॉस है. लेकिन जब रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तब क्रॉस क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस. क्लियर है. तो इस तरह से यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट आ जाओ. ऑन द बेसिस ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस द मेंडल प्रपोज टू थ्योरी. ठीक है, दो इन्होंने लॉज बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस ओनली. वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, अनदर वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम से ही पता लग रहा है कि आउट ऑफ द टू ट्रेट ओनली वन ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है, दैट इज नोन एज डोमिनेंट, अदर डू नॉट, दैट इज नोन एज रिसेसिव, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. नेक्स्ट आ जाओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. वाई द दिस मतलब आइडिया स्ट्राइक इन हिज माइंड. उनके माइंड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आइडिया आया कैसे? बिकॉज इन द F2 जनरेशन द पेरेंटल कैरेक्टर अगेन रीअपियर. मतलब जो रिसेसिव ट्रेट था वो फिर से रीअपियर हो गया. तो उन्होंने बोला देयर इज ए सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन ना होता तो कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होता, कभी अपीयर ना होता. समझ में आया. एंड दिस लॉ इज नोन एज प्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट. इसके अकॉर्डिंग जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं. उनमें जो एलील ट्रांसफ़र होते हैं वो है मतलब वो हाइब्रिड नहीं होते, वो प्योर होते हैं. और दिस लॉ इज़ यूनिवर्सल लॉ. यही लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है. वट एवर क्रॉस यू विल परफॉर्म यू विल ऑब्जर्व लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जरूर ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हो गया. पहला मैंने बता दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे फ्यू फिनोमिनन दोज डिड नॉट रिपोर्टेड बाय द मेंडल ने रिपोर्ट नहीं किया था, मेंडल ने ऑब्जर्व नहीं किया था. जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से ही पता लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द गार्डन पी. गार्डन पी के जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर कलर हैं, दे डोंट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. याद रखना, क्योंकि अगर उनके फ्लावर कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते तो वो मेंडल उसको ऑब्जर्व करते हैं, मेंडल को पता लग जाता. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि व्हेन देयर इज टू प्लांट बिटवीन टू कैरेक्टर बिटवीन टू ट्रेट. अब आपने अभी क्या पढ़ के आ रहे हो कि आउट ऑफ द टू ट्रेट वन ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ, अदर डू नॉट. इनकम्प्लीट में क्या होगा कि नाइदर ऑफ द पेरेंट, वट एवर पेरेंट्स यू आर टेकिंग फॉर द क्रॉस, नाइदर ट्रेट ऑफ द पेरेंट आर रिप्रेजेंटिंग देयर सेल्फ इन द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो इट मीन्स दैट देयर इज ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दोनों की डोमिनेंसी नहीं है, ना ही मतलब दोनों ही पेरेंट की कोई डोमिनेंसी नहीं है. तो दिस इज नोन एज व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी आर हैविंग टू प्लांट्स. ठीक है, दो प्लांट है, एक एंटीराइनम मेजस और दूसरा मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock. तो व्हेन देयर इज ए क्रॉस, ये दोनों ही प्लांट दो कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, रेड एंड वाइट. तो when there is a cross between the red flower plant and white color flower plant, then in the F1 generation pink flower appear. ऐसे plant appear हुए जिनके पास pink flower थे. आप सोच सकते हो, neither red nor white, ना ही red आया ना ही white आया. बात समझ में आई. तो इसका मतलब है कि दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कोई इंटरमीडिएट ट्रेट आ गया. तो इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. ठीक है, जब दोनों ही ट्रेट ना आए, कोई और ट्रेट आ जाए तो उसको बुलाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट वेन देर इज ए क्रॉस फॉर द F2 जनरेशन, मैंने आपको बताया है जब भी F2 जनरेशन के लिए क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो ऑलवेज इट विल बी सेल्फिंग. ये हमेशा सेल्फ क्रॉस होगा. तो वेन देर इज ए सेल्फिंग बिटवीन द पिंक फ्लावर एंड पिंक फ्लावर, देन रेड वाइट एंड पिंक, रेड भी आए, पिंक भी आए, वाइट भी आए.
ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, पिंक ही आने चाहिए थे, ऑलवेज यू शुड हैव द पिंक फ्लावर, बट नॉट, वाई, बिकॉज देर इज अ सेग्रीगेशन, देर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ द ट्रेट। अगर ट्रेट ब्लेंड हो गए होते, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से ब्लेंड हो गया होता, तो क्या कभी रेड और वाइट अपीयर होते, क्या कभी पेरेंटल ट्रेट रीअपीयर होता, कभी ना होता। समझ में आई बात। तो यहाँ पे भी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक आपको रिवाइज़ करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में लेके पूरा बहुत जल्दी से रिवाइज़ करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, देन आई विल क्लियर योर, आई विल जस्ट गिव यू द डाउट सेशन। डाउट सेशन लेके आऊँगा, ठीक है, और उस डाउट सेशन में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये रिवीजन पार्ट 1 है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अगर पार्ट 3 की नीड होगी तो देन आई विल प्रोवाइड यू पार्ट 3 आल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ही पार्ट में सारे मतलब रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, देन आई विल ब्रिंग पार्ट 3 आल्सो। तो पार्ट 3 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म है। क्लियर है, ठीक है। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि ये सर इन द रिवीजन वी आर गेटिंग, ठीक है, जो भी पढ़ा है हमने वो रिवाइज हमारा हो जा रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। दैट्स वाई आई प्लान टू गिव यू द रिवीजन क्लास। क्लियर। So hope so that you are doing well and stay fit, stay home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat, love you, goodbye.